संगठन में ही शक्ति है। यह शब्द अपने आप में बहुत सार्थक सिद्ध होते हैं जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को उकेरते हैं और जब भारत को भी अपने अस्तित्व के लिए ऐसे ही एक राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता होती थी। तभी होता है कि एक महान संगठन कांग्रेस का उदय और फिर चलती है आज़ादी की लड़ाई एक ही छाते के नीचे, जिसने आज़ादी के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलते हैं इस संगठन के सफ़र पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल परीक्षा गुरुजी में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक महान संगठन कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर आज बात करेंगे और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को लेते हुए हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम कि कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के कारण थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस की स्थापना के कारण में सबसे पहले यदि आप बात करें कि भारत में कोई भी केंद्रीय दल नहीं था। माफ़ कीजिए, कल नहीं, ये कोई भी केंद्रीय दल नहीं था। और ये जाहिर सी बात है, दल नहीं था तो कल नहीं था। ये बात पूरी तरह से सिद्ध होती है जब आप कांग्रेस के इतिहास को और भारत के इतिहास को एक साथ जोड़कर पढ़ते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए एक राजनीतिक शक्ति का अभाव था और इसी राजनीतिक शक्ति के अभाव होने के कारण ब्रिटिश शक्ति का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था और वह धीरे धीरे पूरे भारत पर अपने हिसाब से कब्जा करता चला जा रहा था। उसी समय पर उस समय तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन थे, किंतु वह बहुत ही छोटे स्तर पर कार्य करते थे। तो कांग्रेस से पहले भी जो राजनीतिक संगठन होते थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले उनमें होती थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1838 में। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है और इस सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। और लैंड होल्डर सोसाइटी सिर्फ जमींदारों के अधिकारों की बात करती थी। इस कारण से लैंड होल्डर सोसाइटी ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा विख्यात भारत में नहीं हो पाई, क्योंकि इसके कार्य करने का दायरा बहुत सीमित था। उसके पश्चात यदि हम बात करते हैं तो अगला संगठन था हमारा, अगले संगठन के ऊपर बात करते हैं। अगला संगठन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1851 के अंदर। 1851 में इसकी स्थापना होती है और एच.सी. मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक होते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। उसके पश्चात स्थापना होती है मुंबई एसोसिएशन की 1852 में। उस समय मुंबई एसोसिएशन नहीं होती थी, उस समय ये होता था बॉम्बे एसोसिएशन और इसके संस्थापक हुआ करते थे दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक होते थे। ठीक है। और उसके पश्चात बात होती है पूना सार्वजनिक सभा की। इसकी स्थापना हुई थी 1870 के अंदर, पूना सार्वजनिक सभा, और इसकी स्थापना करी थी M.G. रानाडे ने और इनके साथ में थे G.V. जोशी। तो M.G. रानाडे और G.V. जोशी ने मिलकर 1870 के अंदर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी और उसी दौरान 1875 के अंदर इंडियन लीग की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करते हैं शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना करते हैं। और शिशिर कुमार घोष ने ही अमृत बाजार पत्रिका संपादित की थी और इसके अंदर भारत की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, तात्कालिक परिस्थितियों के बारे में तमाम चर्चाएं की थी। और इसी इंडियन लीग का समावेशन हो जाता है इंडियन एसोसिएशन के अंदर, जिसकी स्थापना होती है 1876 में और इसकी स्थापना करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस।
आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना करते हैं। और यदि बात करी जाए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रयासों से ही इस बात का अंदाज़ा लगा कि भारत के अंदर एक केंद्रीय शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को महसूस करते हुए 1884 के अंदर एक सभा बुलाई गई थी। उसके अंदर ही इस चीज़ पर चर्चा करी गई थी और उस दौरान इंडियन एसोसिएशन ने भी हामी भरी थी कि ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का उस पार्टी के अंदर समावेशन हो जाएगा जो केंद्रीय स्तर पर कार्य करेगी भारत के लिए। और दोस्तों उसी दौरान पर मद्रास में भी एक कमेटी चल रही थी, एक ऐसी संस्था चल रही थी जिसका नाम था मद्रास महाजन सभा। और इस मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 के अंदर होती है और इसके संस्थापक थे एस रामास्वामी मुदलियर इसके संस्थापक थे। और इन्हीं के साथ में थे पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमने बात करी उससे पहले की जो सोसाइटियां थी। अब बात करते हैं आगे की कि कांग्रेस ने जो आगे कार्य किए उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो देख लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। संस्थापक में अगर बात करी जाए तो इसके संस्थापक और महासचिव ये दोनों एक ही थे। संस्थापक और महासचिव A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम इसके संस्थापक और महासचिव दोनों थे। A.O. ह्यूम, यदि बात करी जाए कि ये कौन थे, ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। ठीक है, और ये उस दौरान शिमला में बस गए थे, शिमला के अंदर ये बस गए थे। और यदि बात करी जाए कि इसका नामकरण किसने किया था, जिस समय A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी उस समय इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया था। और जब इसका दूसरा अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने, उस दौरान इसका नाम रख दिया गया था, इसके संघ के साथ में इसका नाम जोड़ा गया था कांग्रेस। तब इसका नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। यदि कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात करी जाए तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो 1885 के अंदर होता है। उसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यदि इसके दूसरे अधिवेशन की बात करी जाए तो इसकी दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी और ये अधिवेशन होता है कोलकाता के अंदर। और यदि ये भी प्रश्न बने कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ पर होते हैं, तो कोलकाता के अंदर कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए थे, कुल 10 अधिवेशन हुए थे। दूसरे नंबर पर मद्रास आता है जहाँ पर 7 हुए थे और उसके बाद मुंबई आता है जहाँ पर 6 अधिवेशन हुए थे। ये प्रश्न एक बार बना हुआ है। अगला अधिवेशन था तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास के अंदर हुआ था। इसकी अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और ये इसलिए अधिवेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और बात करते हैं अगले अधिवेशन चौथे अधिवेशन की। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 के अंदर और इलाहाबाद के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता करती जॉर्ज यूले ने। और जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय या प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी और यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ये सवाल तमाम बार बना हुआ है परीक्षाओं के अंदर। ठीक है, यदि बात करी जाए तो जिस समय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो दोस्तों कांग्रेस को तमाम लांछन भी लगे, तमाम उस समय की इन्हें तमाम बातें सुननी पड़ी थी क्योंकि उस समय जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस दौरान कांग्रेस के जो भारत के वायसरॉय थे उस समय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसरॉय थे। लॉर्ड डफरिन।
तो लॉर्ड डफरिन, तो इस बात को बोला जाता है तमाम बार कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और लॉर्ड डफरिन स्वयं कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बोलते थे। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बोलते थे। वो कांग्रेस को बहुत हीन भावना से देखते थे। और जबकि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में बोला जाता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो यह एक मीडिएटर के रूप में काम करती थी। यह भारतीय लोगों की और भारत के अस्तित्व की बात को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए यह एक माध्यम के रूप में काम करती थी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं जिन पर हमेशा प्रश्न बनते हैं कि जैसे कोलकाता का अधिवेशन बनता है 1896 और इसकी अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सियानी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत अपनाया जाता है। ये प्रश्न ये तमाम बार बना हुआ है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था या प्रथम बार कब गाया गया था। तो 1896 के अंदर गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता करी थी रहमतुल्लाह सियानी ने। अगला अधिवेशन है सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर। इसके अंदर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट जाती है। इसके अंदर गरम दल जो चरमपंथी लोग बोला जाता था और दूसरा था नरमपंथी दल। गरमपंथी दल के अंदर अक्सर लाल बाल पाल का नाम आता है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, ये सब गरम दल के नेता माने जाते थे। और इसके नरम दल के नेता आते थे फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, ये सब नरम दल के नेता के अंदर इनकी गिनती होती थी। अगला अधिवेशन की बात करते हैं कि कोलकाता अधिवेशन 1911, जिसके अंदर जन गण मन पहली बार गाया गया था दोस्तों, और यह कोलकाता के अंदर हुआ था। और इसके बाद ही 1911 में ही ये भी घोषणा हुई थी और यह जब गाया गया था जन गण मन, उस समय भारत आए हुए थे जॉर्ज पंचम और उन्हीं के सम्मान में जन गण मन गाया गया था। और जन गण मन जब गाया गया था उसके पश्चात घोषणा करी गई थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से हो जाएगी दिल्ली। भारत की राजधानी कोलकाता से हो जाएगी दिल्ली। यह 1911 के अंदर ही इसकी घोषणा करी गई थी और भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में जाकर। इससे पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। अगले अधिवेशन के ऊपर बात करते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 का। इसके अंदर कांग्रेसी फिर से एकजुट हो जाते हैं और कांग्रेस को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल उस समय प्ले करते हैं आपके मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ये सब लोगों को एक साथ लाकर भारत की सेवा करने के लिए, भारत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ये किरण नहीं है यहाँ पर, ये अंबिका चरण मजूमदार है और ये कोई महिला नहीं थी, ये पुरुष थे अंबिका चरण मजूमदार, नाम में मत खोइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कल कोलकाता अधिवेशन 1917, और ये बहुत ही गर्व की बात होती है पूरे कांग्रेस अधिवेशन के लिए, पूरे कांग्रेस समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि 1917 के अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला हैं। इनके विषय पर हम एक दिन स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, एक वीडियो, ठीक है, जिसमें हम एनी बेसेंट के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए भी बहुत कार्य किया था। अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों यहीं पर एक बात और बता दें, जब 1912 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता हुआ तो वो हुआ था बांकीपुर में, बांकीपुर बिहार के अंदर यह अधिवेशन हुआ था और इसी की अध्यक्षता करी थी R.N. मुधोलकर ने। और इसी अधिवेशन के अंदर A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को कब घोषित करा गया, तो 1912 के अधिवेशन में बिहार बांकीपुर की, जिसकी अध्यक्षता करी थी R.N. मुधोलकर ने, उसके अंदर घोषित करा गया था कांग्रेस का पिता A.O. ह्यूम को। अगले अधिवेशन की तरफ बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशनों के ऊपर बात कर लेते हैं। बेलगाम अधिवेशन तमाम बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, क्योंकि 1924 के अंदर महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष रहे थे और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है
और गांधी जी 1934 के अंदर पूर्ण रूप से कांग्रेस से हट गए थे और उन्होंने निस्वार्थ अलग से सेपरेट होकर निर्विरोध एक तरीके से अपने सेवा देने के लिए अपने आप को प्रेरित करा और पूरे देश के लिए संबोधन किया। आगे चलते हैं। अगला अधिवेशन है कानपुर अधिवेशन 1925। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं सरोजिनी नायडू जी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। देखिए इन प्रश्नों में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम महिला अध्यक्षा थी और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा हैं। यह प्रश्न तमाम बार बनता है और ये कई बार गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू ने 1925 के अंदर अध्यक्षता करी थी कानपुर अधिवेशन की। ठीक है, अगला अधिवेशन होता है लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी और रावी नदी के तट पर 1929 के अंदर झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग करी गई और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, वो दिन था 26 जनवरी 1929 को यह दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को यह दिवस मनाया गया था लाहौर अधिवेशन से लौटते हुए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला अधिवेशन होता है हरिपुरा अधिवेशन। देखिए हरिपुरा के बारे में ये प्रश्न ये भी बना हुआ है कि हरिपुरा कहाँ पर है। हरिपुरा है आपके गुजरात के अंदर। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी और ये निर्विरोध चुने गए थे। और इनके और गांधी जी के विचारों में यहाँ पर थोड़ा टकराव होता है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गर्मपंथी नेता थे और गांधी जी नरमपंथी नेता थे। लेकिन उसके पश्चात भी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे और गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करते थे। गांधी जी ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी और सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के अंदर गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कई बार कुछ लोग इनके टकराव की वजह से इनके बीच में मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला अधिवेशन है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं और ये त्रिपुरी है आपका एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में त्रिपुरी पड़ता है और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बनते हैं। किंतु इनके विरोध होने के कारण सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 के अंदर ही वो अपने एक नए संगठन की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की वो स्थापना करते हैं 1939 में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और वो कांग्रेस से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। और यदि प्रश्न आता है कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद जी थे। सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो भी अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और 54वां अधिवेशन जो आखिरी अधिवेशन था आज़ादी की लड़ाई के साथ वाला, वो था 54वां अधिवेशन जो हुआ था मेरठ में और इसकी अध्यक्षता करी थी जेबी कृपलानी ने। ये तमाम बार प्रश्न आता है कि जिस समय भारत की को आज़ादी प्राप्त हुई इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जेबी कृपलानी और उस समय का अध्यक्ष वो अधिवेशन हुआ था 1946 में मेरठ के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। एक बार इस मैप को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर यह अधिवेशन संपन्न हुए हैं। ये देखिए कि जैसे हम बोल रहे थे कि कोलकाता के अंदर सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 1886, 1890, 1896, 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 2833। मद्रास के अंदर भी यहाँ पर 7 अधिवेशन हुए हैं और बम्बई के अंदर 6 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, एक प्रश्न उनके ऊपर बनता है दादा भाई नौरोजी के ऊपर। दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों की माफ़ कीजिएगा 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी। उन्होंने एक था 1886 में, एक था 1893 में और एक था 1905 में। दादा भाई नौरोजी के ऊपर ये प्रश्न बने हुए हैं कि उन्होंने कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी। तो दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और इस चित्र का, इस मैप का आप फोटो भी ले सकते हैं यदि आप लेना चाहें तो। ठीक है, इस प्रकार से ये अधिवेशनों का आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ कहाँ पर अधिवेशन संपन्न हुए थे। ठीक है, तो चलते हैं इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कांग्रेस का कि इसके संस्थापक और महासचिव थे
कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव थे एओ ह्यूम, ठीक है। गवर्नर थे उस समय लॉर्ड डफरिन। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बटी थी सूरत अधिवेशन में 1907 में। नरम दल और गरम दल फिर से जुड़े थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। महिला अध्यक्ष थी प्रथम एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 के अंदर, और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता करी थी, और इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।